नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियल गुरुजी पर। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं लगातार आप सभी को जो बीएड के लिए वीडियोस है प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग साइंस वर्ग वालों के लिए, आप सभी को होता है साइंस वर्ग, विज्ञान वर्ग से भी यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन थोड़े अलग से आते हैं, तो साइंस वर्ग से यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो आप लोग को आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। ठीक है। तो विज्ञान वर्ग में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ ही साथ मैथमेटिक्स। ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, यानी कि चारों से आपके जो पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इनका जो लेवल होता है वो 12th का लेवल होता है। ठीक है। 12th लेवल के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि नीचे मैथ का जो वीडियो है आज वो भी मिलेगा आपको, या हो सकता है मिल गया हो। तो मैथ के वीडियोस के साथ साथ ये वीडियोस भी आपको, भी जो बचे हुए कुछ दिन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मे भी बहुत बहुत दिन से आप लोग ना पढ़ रहे हों, तो आपके दिमाग से थोड़ा सा आउट हो, आपके दिमाग से थोड़ा निकल गया हो, बट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है खनिज नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन सी धातु जो है खनिज नहीं है, तो यहाँ पर जो जिप्सम है, जिप्सम की बात करते हैं दोस्तों। एक ये कोई धात्विक खनिज नहीं है, एक कैल्शियम का एक सल्फेट होता है जिसमें जल के भी दो अणु आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसमें बॉक्साइट की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की, लिमोनाइट की बात करते हैं, हेमेटाइट की बात करते हैं। तो ये आपके लोहे के खनिज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 59 कह रहा है ब्राइन क्या है? ब्राइन की अगर हम बात करते हैं तो ब्राइन जो है, नमक आपने पढ़ रखा है ना, NaCl जो नमक होता है, नमक का उच्च संतृप्त वाला विलयन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, NaCl का संतृप्त विलयन, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये तो सबको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं वायु में नाइट्रोजन गैस के बारे में, तो यहाँ पर 78% होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन सभी को पता है भाई, 21 या 20.99% के आसपास है। ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन जो है आपका 0.93% के आसपास है। CO2 की बात करते हैं तो 0.03 के परसेंट के आसपास है। हाइड्रोजन की बात करते हैं 0.01% के आसपास है। यानी कि सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य जो निष्क्रिय गैसें हैं वो आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अन द्रव्यमान के लिए एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। संवेग होता है p, ये आपका बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग के। p बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। m द्रव्यमान के एक कण का जो संवेग p दिया गया, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भाई? हाफ mv²। क्या होता है भाई? हाफ mv² होता है। बट हमको यहाँ पर भी में नहीं निकालना है, हमें एम और पी की वैल्यू में निकालना है। जो के की वैल्यू निकालनी है वो एम और पी की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं ना, जो एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी बाई वी हो जाएगी। अब जब एम की वैल्यू पी बाई वी आ गई तो यहाँ पे उठा के रख दीजिए और सिंपल सा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे एम के स्थान पे पी बाई वी रख देंगे, इंटू क्या है आपका v² है। एक भी से एक भी कट गया तो आपका कितना ऊपर बचा? पी भी, ऊपर क्या बचा? पी भी बचा, नीचे क्या बचा? 2 बचा हुआ, तो पी भी बाई 2। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पी वी बाई 2 तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, मैंने कहीं पे मिस्टेक किया गया। मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया गया कि हमें भैया एम और पी के वैल्यूम चाहिए था, मैंने एम पी और वी के वैल्यूम निकाल दिया। तो होता है कभी कभी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं और फिर से इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो हमने क्या बताया सर? पी बराबर आपका क्या होता है? एम वी होता है। तो हमें वी की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? पी बाई एम हो जाएगी। अब वी की वैल्यू हमें अगर पता चल गई तो हमें क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी जो गति ऊर्जा होती है, 1/2 mv² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 1/2 इंटू एम तो वैसे ही रहेगा, वी के स्थान पर हम लोग पी बाई एम रख देंगे, तो p² डिवाइड बाई m² हो जाएगा। m से m कट गया तो ऊपर क्या बचा सर? p² बचा, नीचे आपका क्या बचा? 2m बचा। तो p² बाई 2m। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, या सोच भी रहे थे, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे दिए थे ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इंटर में आपको जरूरी क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ध्यान से देखिएगा। 4, 10 और 20 ओम दिया गया। 4 ओम, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों के
समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है और परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी। अब देखो समांतर समूह का बात कर रहा है ना, तो इसको जोड़ेंगे कैसे। बेसिकली यहाँ पर अगर हम फिगर बना के आपको समझाएं तो यहाँ पर ये 15 वोल्ट का बैटरी से जोड़ा गया है, इनको समांतर में अगर जोड़ा गया है तो हम लोग कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम जोड़ देंगे 4 है, 10 है और 20 है, तो यहाँ पर एक हम कर देते हैं ओम को इस तरह से दिखाया जाता है, तो यहाँ पर 10 ओम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। यहाँ पर 20 ओम सबको पता है कैसे लिखा जाता है, ओम इस तरह से लिखा जाता है। देखिए समांतर परिपथ में देखिए इस तरह से जोड़ा जाता है। इसके बाद ये की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका जोड़ा गया है। तो सिंपल से यहाँ पर पूछा गया है कि परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी। तो समांतर जब प्रतिरोध होता है तो सिंपल सा आपको याद रखना है 1/R बराबर जो भी आपके जितने भी प्रतिरोध में जोड़े गए हैं, तो 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या निकल के आया, जो इसका समतुल्य प्रतिरोध हमने R मान लिया। अभी हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालें, क्योंकि प्रतिरोध निकालेंगे उसके बाद ही आपकी धारा आएगी, क्योंकि धारा निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, V बराबर आई आर, या वहाँ से I बराबर V/R से निकाल सकते हैं। तो ये पहले हमको R निकालना पड़ेगा। R क्या चीज़ है, आपका समतुल्य प्रतिरोध है। समतुल्य प्रतिरोध का ये फॉर्मूला होता है फॉर समांतर परिपथ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 4 पंचे 20, 10 दूनी 20 और 20 से कन्नम 20, यानी कि आपका 8/20 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। या सिर्फ आर की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 1/R है, आर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 5/2 हो जाएगा। तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है कि परिपथ में धारा, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है V बराबर आई आर। अब देखो हमें V पता है 15 वोल्ट, I हमें धारा निकालना है और R की वैल्यू हमें पता चल गई 5/2। समतुल्य प्रतिरोध जो है कितना दिया गया है, तो V की वैल्यू कितनी है सर, 15 है, बराबर I का मान पता नहीं, R का मान हमें पता है कितना है सर, R का मान 5/2 है। तो यहाँ पर 5/2 लिख देंगे, 5 तिहाई 15 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 आ गई। यहाँ पर जितने भी लोग 6 एम्पियर धारा है ना, तो एम्पियर में होगा, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 6 एम्पियर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बेसिकली हमने पहले समतुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर V बराबर आई आर से हमने धारा का मान निकाल लिया, परिपथ में धारा कितनी थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ऊर्जा का नवीनीकरण ना, तो यहाँ पर भूजल, याद रखिएगा, जो भूजल हो गया, इसके अलावा सौर ऊर्जा जो होती है, पवन ऊर्जा जो होती है, ये जो है आपके नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये अनवीनीकरण, ये पहले से यूज होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक कारकों का एक समूह होता है जिसकी उत्पत्ति जो होती है फंगस यानी कि फफूंद से होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं होती हैं वो आपकी फफूंद से प्राप्त होती है। इसकी खोज सभी को पता है ना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और इसका उपयोग जो होता है जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे थे ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह पोषक तत्व नहीं है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पोषक तत्वों के बारे में, तो यहाँ पर जो कैल्शियम है, यहाँ पर जो कैल्शियम है ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका लोहा आता है, जिंक आता है, कॉपर आता है, मैग्नीज आता है, मॉलिब्डेनम आता है, बोरॉन आता है, क्लोरीन आता है। जबकि अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम जो है आपका गौड़ पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, गौड़ पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपका कैल्शियम भी आता, मैग्नीशियम भी आता है और गंधक भी आता है। और मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं उसके अंतर्गत आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। परमाणुओं की संख्या बताना है सर किसमें अधिकतम है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर याद रखिएगा N2 के 16 ग्राम में, CH4 के 16 ग्राम में। देखो अब इसको निकालने का एक तरीका होता है, मैं आपको एक समझा देता हूँ कैसे निकाला जाएगा। तो
परमाणुओं की संख्या जो n होती है, n बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान आपको लेना है ग्राम में। जिसको नहीं याद है मैं सिंपल सा उनके लिए बिल्कुल बेसिक से लिख दे रहा हूँ, द्रव्यमान डिवाइड बाई परमाणु भार। डिवाइड बाई क्या लिखना भैया, परमाणु भार। अब आपको परमाणु भार तो याद रखना पड़ेगा ना किसका कितना होता है, तो डिवाइड बाई परमाणु भार होता है परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा क्या निकालना है, पहले ए का चेक करो, N2 के 16 ग्राम में। तो N2 के 16 ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो N2 के पहले परमाणु भार देखो, N का मतलब होता है, N का जो होता है बेसिकली 14 होता है ना। पर आपने सब चार्ट एक बार देख लो, याद कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 14 और यहाँ पर N2 है तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, यानी कि परमाणु भार कितना आ जाएगा N2 का, 28 आ जाएगा। ग्राम कितना है, 16 ग्राम है, तो सिंपल सा 16/28 कर देंगे। तो 16/28 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, इसको लगभग आ जाएगा 0.57। ये तो आपका पहले का आ गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा भी ये निकाल लेते हैं। CO2 के 16 ग्राम में CO2 है, CO2 कार्बन का क्या होता है सर, 12 होता है, और O2 लिखा गया, O का कितना होता है, 16 होता है। 16 होता है ना, तो 16 परमाणु भार 16 होता है, लेकिन यहाँ पर O के 2 है तो यहाँ पर 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 + 12 हो गया यानी कि 44। तो यहाँ पे इसका परमाणु भार जो आपका 44 आ गया। तो जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या, एन की वैल्यू, परमाणु की संख्या निकालेंगे, तो पहले वाले में तो आपका ये आया था, दूसरे वाले में आपका बेसिकली क्या आ जाएगा सर, 44 आपका परमाणु भार आया है और संख्या दिया 16 ग्राम दिया गया, तो 16 बटे कितना कर देंगे, 44 कर देंगे। अच्छा एक लो, सब में 16 ग्राम ही दिया गया तो हम इसको पूरा हल ही क्यों करें, 16/28 इसमें आया, 16/44 इसमें आया। CH4 में निकाल लेते हैं, कितना आएगा भाई, C कार्बन मतलब 12, और H बोले तो आपका कितना हो जाएगा सर, H का एक हाइड्रोजन का एक ही होता है तो 1 × 4 यानी कि 4, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि इसका कितना आ जाएगा सर, 16/16 आ जाएगा। इसी तरह O2 के 16 ग्राम में ऑक्सीजन का आप सभी को पता है सर कितना होता है, 16, 16 दूनी 32/16। तो अब आप लोग बताओ सर, 16/16, 32/16 और 16/28, और आपका यहाँ पर 32/16 मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पर 16/32 होना चाहिए था, उल्टा मैंने लिख दिया था, और यहाँ पर 16/44 दिया गया है। तो आप लोग बताओ सर किसमें परमाणु संख्या अधिकतम है, सबसे ज़्यादा किसमें सर, ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा आपका एक आ जाएगा और सारे मान आपके पॉइंट में आएंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दिए थे ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया ना कि परमाणु संख्या कैसे निकालनी है, बस आपको परमाणु भार पता होना चाहिए जितने भी आपके तत्व हैं, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एन पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। एन पेंटेन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। एन एल्केनो के क्वथनांक जो होते हैं वो अणु में कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हुए रहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से याद रखिए कि इन चारों में एन पेंटेन जो है इसका जो क्वथनांक है सबसे अधिक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब देखो एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4n+2 होती है। कितनी होती है भाई, 4n+2 होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 4n+2, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 है। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बीजों का जरायुज विविपेसरण होता है। बीजों का जो जरायुज अंकुरण है वो कहाँ पर होता है, तो बीजों का जो जरायुज अंकुरण है ये आपका बेसिकली होता है राइजोफोरा में। राइजोफोरा बेसिकली, राइजोफोरा जो होता है मैंग्रोव एक पौधों की प्रजाति होती है उसमें पाई जाती है, और प्रायः बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है। तो रक्त का वह घटक बताना है जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है। तो यहाँ पर हैपेरिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनने से रोकता है उसे हैपेरिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, किरचॉफ का जो धारा संबंधी नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। धारा संबंधी जो नियम है किरचॉफ का, किरचॉफ के बारे में 12th में आपको बहुत परेशान किया होगा किरचॉफ ने फिजिक्स में बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है कि ये जो धारा संबंधी नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है। तो याद रखिएगा आवेश की। 1845 में, मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री इसका देता हूँ। 1845 में किरचॉफ ने विद्युत परिपथों में वोल्टता और धारा संबंधी 2 नियम दिए थे। दोनों नियम जो थे आपके
संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ के नियम कहलाए थे। और ये जो नियम थे विद्युत परिपथों के लिए वस्तुतः आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर भिन्न भिन्न रूप से आपके दिए थे। तो यहाँ पर जो किरचॉफ का धारा संबंधी था वो बेसिकली आपका आवेश संरक्षण पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली किरचॉफ का जो धारा का नियम था वो यही कहता था कि किसी नोड या जंक्शन की तरफ जाने वाली धाराओं के योग उस नोड से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझो, सिंपल सा मैं आपको समझा दूँ, ये आपका एक जंक्शन है, यहाँ पर एक धारा, थोड़ा अच्छे समझाता हूँ भाई, 1 मिनट। चल ठीक है, किरचॉफ वैसे पढ़ने में लगता है कि हाँ ये सब कितना मज़ा आता था पढ़ने में। तो यहाँ पर बेसिकली मान लीजिए एक जंक्शन है, तो यहाँ पर एक धारा आ रही है I1, एक धारा आ रही है I2, ऐसे कितनी भी आ रही हो, एक धारा आ रही है I3। तो यहाँ पर बेसिकली किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी नोड या जंक्शन की तरफ जाने वाली धाराओं का योग जो होता है उस नोड या जंक्शन से दूर जाने वाली, कोई दूर जाने वाली धारा है, मान लीजिए इसको ऐसे नाम दे दिया हमने, दूर जाने वाली धारा जो है उस योग की बेसिकली आपका क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर ये आपको सिंपल से याद रखना है। तो या आप ऐसे मान सकते हो कि किसी भी नोड पर जैसे एक दो धाराएं आ रही हैं, दो धाराएं आ रही हैं, दो धाराएं जा रही हैं, तो उनका योग बराबर होगा, यानी कि इन सब का योग करोगे तो आपका जीरो आएगा। यानी कि इसको I1 नाम दे दो, इसको I2 नाम दे दो, इसको I3 नाम दे दो, इसको I4 नाम दे दो। ये दोनों मान लो वापस जा रही हैं, ये दोनों मान लो इस नोड की तरफ जा रही है, तो I1 प्लस I2 बराबर I4 प्लस I3 हो जाएगा। सिंपल से ये कहना चाह रहा है, आपको बस सिंपल से याद रखना है। और ये जो है आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है, यानी कि आवेश जो है संरक्षित रहता है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन को समझाने में, बट आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने ज़रूर पढ़ा होगा क्लास 12th में कि भैया जो आपका ये लॉजिक चिन्ह है ये किसको प्रदर्शित करता है। ये देखो, ये जो ए व बी है ये बेसिकली इनपुट है और वाई आपका आउटपुट है। तो ये बेसिकली एंड गेट द्वारक है। क्या भैया, एंड गेट द्वारक है। इसका गणितीय रूप है y इज इक्वल टू ए बी, जो बूलियन व्यंजक भी कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। आपने ये चार्ट पढ़ रखा हो ना, शायद पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। ये आपका जो ए व बी इनपुट होता है और जो वाई बराबर ए इंटू बी आता है, वो बेसिकली आपका ये आता है कि अगर इनपुट में 1 है आउटपुट में 0 है तो आपका वाई कितना, इनपुट 1 0 है तो आपका आउटपुट 0 होता है, 0 1 है तो आउटपुट तब भी आपका 0 होता है, 0 0 है तो भी आपका आउटपुट कितना होता है, 0 होता है। और जब आपका क्या बोलते हैं 1 और 1 होता है, इनपुट दोनों में 1 1 होता है, तब आपका आउटपुट जो होता है 1 आता है। तो यानी कि जब ए व बी दोनों ऑन होंगे तभी जो आपका आउटपुट है वो भी ऑन होगा। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपने इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, सदिश और अदिश में ये बेसिकली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5i प्लस 3j न्यूटन एक वस्तु को 2i माइनस जे मीटर विस्थापित कर देता है, तो कृत कार्य क्या हो जाएगा। अब हमने एक सिंपल सा पढ़ रखा है W बराबर एफ इंटू डी, बल गुणे विस्थापन पढ़ रखा है ना। लेकिन यहाँ पर हमें सदिश राशियों गुणा अदिश राशियों गुणा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया गया है। तो f का मान कितना दिया गया, इतना दिया गया। समझिएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कैसे गुणा करते हैं, जिसको नहीं आता है आज एक बार फिर से सीख लो, शायद आपका रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ एफ इंटू डी बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर f की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है सर, 5i और प्लस 3j दिया गया है। इसके अलावा d की बात करते हैं तो 2i माइनस जे दिया गया है। यही तो है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ याद दिला देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ कि आई जे की वैल्यू या जे इंटू के की वैल्यू या के इंटू आई की वैल्यू ये हमेशा कितनी होती है, सभी को पता है ना, बराबर कितना होता है, 0 होता है। ये सभी को पता है कि नहीं पता है। तो यहाँ पर उसी को पहले गुणा कर लेते हैं। तो 5i इंटू 2i है, तो 5i 2i मिलकर कितना हो जाएगा, 10i इंटू आई हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 3i इंटू 2i जे, देखो 5i को पहले इनमें गुणा कर दो, 5i इंटू जे करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली बात तो यहाँ माइनस लगा दो, और चाहे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अभी, आपके लिए थोड़ा आसान होगा पेपर में करना। चलिए मैंने इसको मिटा दिया, यहाँ पर आसान क्या होगा, चल जा भाई, चलिए ये हो गया पेन।
5i इंटू जे है ना, और मुझे आई जी का मतलब पता है कितना, तो 0 होता है, तो माइनस सीधे 0 ही लिखो ना, आगे लिखने की जरूरत क्या है। 3j इंटू 2i है, यानी कि ये भी j इंटू आई हो जाएगा, 3×6, ये भी आपका 0 हो जाएगा ना भाई, इनका गुणा करेंगे 0। और यहाँ पर बचेगा क्या सर, 3j इंटू जे, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा सर, -3j इंटू जे हो जाएगा। ये तो क्लियर है सभी को, देख लिया भाई। पेन भी यहाँ गायब हो गया, एक मिनट रुक जाओ सब लोग, घूम जा भाई, हाँ चलो, मतलब बाद में लिखा है। तो यहाँ पर 3j इंटू जे हो जाएगा। तब यहाँ पर अब मुझे पता है आई इंटू आई का मान 1 होता है, तो 10, जे इंटू जे का मान 1 होता है -3, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 जूल आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 7 जूल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको नहीं रिवाइज हुआ है तो धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहिए, रिवाइज आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के वर्णन का आधार होगा, किसके नियम का। तो याद रखिएगा, पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया के आधार पर जीवन का वर्णन किया जा सकता है, और यह आणविक स्तर पर जीव विज्ञान या जीव विज्ञान की समझ व अभिव्यक्ति का बेहतर माध्यम है। तो ये बेसिकली आपका पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, और क्वेश्चन हो तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं। बहुत सारे आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे जिसमें अपारदर्शी चित्रों को तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसे बेसिकली क्या बोला जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एपिडास्कोप। क्या बोलते हैं भाई, एपिडास्कोप। प्रोजेक्टर में ये सब चीज़ें देखने की काम आती हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है कहाँ पर। तो भैया पृथ्वी के क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्रों का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर। ठीक है, चुंबकीय निरक्ष पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है वी भी बराबर बी एच टेन थीटा। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे वी क्या है, वी क्या है, एच क्या है। तो वी जो होता है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है, एच आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज घटक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और थीटा की अगर हम बात करें चुंबकीय निरक्ष पर जो थीटा होता है उसका मान 0 होता है। इसलिए यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया है कि घटक शून्य कब होगा, तो निरक्ष पर। ठीक है, निरक्ष पर यहाँ पर जितने जवाब दिए थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पोटास फैक्ट्री का सूत्र क्या है। तो इसको याद रखिएगा भाई, पोटास फैक्ट्री का जो सूत्र होता है वो आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2 होता है, यानी कि फिटकरी का जो सूत्र पोटास दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, इसको जोड़ा जाता है तो परिणामी लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो डायोप्टर में जो आती है क्षमता आती है, और इसकी क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, 1/f होता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा क्या कह रहा है कि 2 को जोड़ा जा रहा है, यानी कि पहले को जोड़ दीजिए 1/f, यानी कि 1/0.5 कर देंगे, और क्या करेंगे भाई प्लस जोड़ेंगे। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उत्तल लेंस था तो हमने प्लस ले लिया, फिर अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 1 है, यानी कि माइनस हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब 1/2.5 करेंगे उसका मान 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 1/1 1, यानी कि कितना आ जाएगा सर, एक डायोप्टर। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। भारी जल ड्यूटेरियम होता है, D2O जिसको हम लोग बोलते हैं, और D2O को अगर इस रूप में देखा जाए तो आपका जो H21 यहाँ पर लिखा गया है ना, ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये समझना है कि होता है भारी जल होता है। ठीक है, यहाँ पर 1H1 भी दिया गया है, हाइड्रोजन के दो तीन और समस्थानिक यहाँ पर दिए गए हैं, 3H1। तो ये बेसिकली ट्राइटियम होता है, आपका प्रोटियम होता है। तो ड्यूटेरियम से आप लोग सिंपल सा 2 दिया गया तो 2 से आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमेरिक कुंजी
होती है, न्यूमेरिक कुंजी जो होती है किस में होती है, न्यूमेरिकल वाले आपने 1 2 3 वाले बटन देखे ना, 4 5 6 वाले बटन, ये बेसिकली आपके मॉनिटर में तो होगा नहीं, हार्ड डिस्क में होगा नहीं, कीबोर्ड में ही होगा ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव है, तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है। क्या होता है भैया, CO+N2 होता है। और वाटर गैस की बात करते हैं तो CO+H2 होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा N2 वाला ऑप्शन कौन सा है सर, CO+N2 ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी की और डी की बात करते हैं तो CO2+H2 तथा CO2+N2 ये गैसों के समांगी मिश्रण होते हैं, ये प्रोड्यूसर गैस के अंतर्गत नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि 99 है कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कहलाती है, तो किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या जो होती है प्रमुख संख्या कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अविलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब कितना हो जाएगा। तो दाब बराबर क्या होता है भाई, P बराबर F/A होता है। तो यहाँ पर F की वैल्यू पता है 1, और बल भी कितना लग रहा है, बल आपका लग रहा है 1, और कितने एरिया पे लग रहा है, 1 पर लग रहा है, 1 मीटर पर, तो 1/1 हो जाएगा। यानी कि 1, अब इसका फॉर्मूला और मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो मिला के कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया। मैथ का वीडियो भी ज़रूर देखिए, नीचे लिंक में मैथ वीडियो करके या मैथ प्लेलिस्ट करके मिल जाएगा आपको, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के जुड़ जाइएगा, जाकर देख लीजिएगा मैथ वाला वीडियो। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।